हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 हिंदी की पुस्तक रिमझिम, जिसका पहला पाठ है राख की रस्सी। बच्चों, ये एक तिब्बती लोक कथा है। हम लोग आज इस कहानी को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इसका शब्दार्थ पढ़ते या देखते। तो हाजिर जवाबी, इसका अर्थ है किसी बात का जवाब होशियारी के साथ तुरंत देना। मशहूर, मशहूर का अर्थ है प्रसिद्ध। चैन से अर्थ है आराम से। हल का अर्थ है समाधान। समस्या का अर्थ है परेशानी। आप बीती का अर्थ है अपने साथ हुई कोई घटना। तो स्टूडेंट, ये जो है इसमें का शब्दार्थ है। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या भी जानेंगे। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगोसेन गांपो के मंत्री थे। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए लोनपो गार जो है वो मंत्री हैं, तिब्बत के राजा हैं सोनगोसेन गांपो। तो जो तिब्बत के मंत्री थे लोनपो गार, वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, यानी प्रसिद्ध थे। कोई उनके सामने टिकता न था, यानी कोई भी उनके सामने बात करते वक्त टिक नहीं पाता था। चैन से जिंदगी चल रही थी। तो आराम से जो मंत्री हैं उनकी जिंदगी चल रही थी, यानी गुजर रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। यानी जो लोनपो गार थे मंत्री, उनका बेटा जब बड़ा हो गया तो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन गया। कारण क्या था कि वह बहुत भोला था और होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यानी वो बिल्कुल भी चालाक नहीं था। तो लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो लोनपो गार हमेशा ये सोचकर परेशान रहते थे कि मेरा बेटा तो बहुत ही भोला भाला है, जब तक मैं जीवित हूँ इसका काम चल जा रहा है, जब मैं नहीं रहूंगा तो इसका काम कैसे चलेगा। अब आगे है। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो स्टूडेंट, जो लोनपो गार थे मंत्री, उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए बोला, तुम इनको लेकर शहर जाओ, लेकिन तुम इसको मारोगे और बेचोगे नहीं, और वापस जब लौटोगे तो इसके साथ तुम 100 जौ के बोरे लेकर आना, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। और उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ भेज दिया। तो लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे यानी 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तब जो लोनपो गार का जो बेटा था वो शहर तो पहुंच गया, लेकिन 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए उसके पास रुपए तो थे नहीं। तो वो इसी परेशानी पर जो सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, लेकिन कोई भी समाधान यानी हल जो है उसके समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। लड़की जो है वो पूछी, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। तो लड़की ने बोला, जो लड़की थी वो बोली, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। मतलब जो लड़की थी उसने जब लोनपो गार के बेटे का जो पूरी बात मतलब उसको जो समझ में आ गई, तो वो बोली कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं अभी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। और इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया।
जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। तो जो लड़की थी ना बहुत चालाक थी। उसने क्या किया कि भेड़ों के जो है बाल उतार लिए और बाल को उतार उसको जो है बाजार में बेच करके जो पैसे मिले तो उससे उसने 100 जौ के बोरे खरीद कर वो मंत्री के लड़के को घर वापस भेज दिया। तो लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। मतलब जब लोनपो गार का बेटा जो घर पहुंच गया तो उसको लगा कि मेरे पिता जो बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन जो लोनपो गार थे उन्होंने जो है अपने बेटे की बात के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा। फिर नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन जो है मंत्री लोनपो गार ने अपने बेटे को बुलाया और आगे कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो दूसरे दिन उसने बुलाया और बोला कि जो तुमने जो भेड़ों के बाल को बेच करके आए हो 100 के जौ बोरे लेकर, तो मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब तुम फिर दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ जिसके तुमने बाल उतार के बेचे थे और फिर से जौ के 100 बोरे लेकर ही वापस लौटना। तो एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। तो फिर दोबारा दूसरे दिन लोनपो गार का जो बेटा था वह शहर में जाकर उसी जगह जा बैठा जहाँ पे वो पहली बार बैठा था। और पता नहीं उसे यकीन हो रहा था कि जो वो लड़की जिसने मेरी मदद की थी वो दोबारा जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। फिर वो लड़की आ गई तो लोनपो गार के बेटे ने अपनी परेशानी उसको बताई और कहा, अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। मतलब जब लोनपो गार के बेटे ने कहा कि अब अगर मैं 100 जौ के बोरे लिए बिना ही घर जाऊंगा तो मुझे मेरे पिताजी घर के अंदर नहीं जाने देंगे, तो लड़की ने बहुत सोचा और सोचकर बोली, एक उपाय है, मतलब एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। यानी लड़की ने दूसरी बार भी उसकी हेल्प की, उसकी सहायता की। और दूसरी बार उसने उसकी कैसे सहायता की, जो भेड़ों के सींग थे उसको काट कर बाजार में बेचा और जो पैसे मिले थे उससे उसने 100 जौ के बोरे खरीदे, उसके बाद उसको वापस घर भेज दिया। तो भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। तो जब भेड़े और जौ के बोरे लेकर लोनपो गार का बेटा बहुत खुश होता हुआ और उसको लगा कि मैं जीत गया, विजयी भाव मतलब जीतने के भाव से उसने अपनी पूरी कहानी जो है अपने पिता से कहकर सुनाई या बताई। तो लोनपो गार ने जब उसकी कहानी सुनी तो उसने कहा कि उस लड़की से जाकर कहो कि हमें जो है 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। मतलब जो लोनपो गार थी वो देखना चाहते थे कि वो लड़की कितनी ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा उस लड़की के पास और कहा कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना करके मुझे दे। तो उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। तो लोनपो गार का बेटा जो था वो गया लड़की के पास और उसने उससे अपने पिता की बात कह दी। तो लड़की ने एक शर्त रख दी कि मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। तो लड़की ने भी शर्त रख दी कि मैं तो रस्सी बना दूंगी लेकिन तुम्हारे पिता को वो रस्सी गले में पहननी होगी। तो लोनपो गार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। यानी जब उनके बेटे ने कहा कि लड़की ने शर्त रखी है कि मैं उस रस्सी को बना दूंगी लेकिन आपको वो पहनना होगा, तो लोनपो गार ने सोचा कि ऐसा बात तो संभव ही नहीं है क्योंकि राख की रस्सी तो बनती ही नहीं है, इसलिए उन्होंने शर्त मंजूर कर दी। तो अगले दिन क्या हुआ, लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दी।
रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़के की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़के के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो जब लोनपोगार ने देखा कि लड़की तो बहुत ही ज्यादा चालाक है और समझदार है, उसकी चालाकी के आगे लोनपोगार की भी चालाकी नहीं काम आई, तो उन्होंने बिना देरी किए जो उनका बेटा था लोनपोगार का, उससे उस लड़की की शादी कर दिया बहुत ही ज्यादा धूमधाम से। तो बच्चों, आपने देखा ना इस कहानी में लड़की कितनी ज्यादा चालाक थी। तो आप सभी को भी ऐसे ही चालाकी के साथ रहना चाहिए और किसी की मदद करनी चाहिए, किसी को मदद की जरूरत हो तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। आइए अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। इसमें पहला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? इसका उत्तर होगा, हमारे विचार से वे अपने बेटे के भोलेपन के कारण परेशान होते थे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर होगा, हम भी कहानी में दिए गए मंत्री की सूझबूझ से ही मिलता जुलता कोई उपाय करते। अब देखिए अगला प्रश्न, शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। इसमें प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? इसका उत्तर, मंत्री ने अपने बेटे को जौ के 100 बोरी लाने के लिए शहर भेजा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? इसका उत्तर हो, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर इसलिए भेजा ताकि उसका बेटा बुद्धिमान हो जाए और अपना जीवन आसानी से निर्वाह कर सके। तो बच्चों, ये हो गया इसका भी उत्तर। अब आगे है, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। तो अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो देखिए अनाज है धान, चना, मटर और उड़द। तो अब आगे है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दोनों प्रकार की संज्ञाओं में करो। मतलब ये जो शब्द दिए गए इन शब्द में हमें बताना है कि कौन सा जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है। देखिए लेह, लेह एक शहर का नाम है, तो ये देखिए व्यक्तिवाचक है। और धातु, धातु जो मेटल होते हैं इसमें कई प्रकार के धातुएं आ जाएंगी, तो ये जातिवाचक है। शेरवानी एक किस्म के कपड़े का नाम है, देखिए व्यक्तिवाचक है क्योंकि ये एक प्रकार का कपड़ा होता है। देखिए भोजन जातिवाचक, भोजन में बहुत से किस्म के भोजन आ जाएंगे। देखिए तांबा, तांबा भी व्यक्तिवाचक क्योंकि ये एक मेटल का नाम है, ये देखिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। खिचड़ी, खिचड़ी भी जातिवाचक है क्योंकि इसमें कई प्रकार के अनाज मिलके बनते हैं। देखिए शहर जातिवाचक क्योंकि बहुत से शहर होते हैं। वेशभूषा, वेशभूषा भी जातिवाचक है क्योंकि वेशभूषा भी अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे है, अब बच्चों नेक्स्ट है, मंत्री के बेटे ने कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। तो क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण ही बताओ। नहीं, उन्हें यह बात अच्छी लगी थी, लेकिन वह लड़की की परीक्षा ले रहे थे। मतलब लड़की की जो समझदारी, जो बुद्धिमानी थी वो उसे जांचना और परखना चाहते थे। ठीक है बच्चों, अब आगे है बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? तो इसमें है, चैन से जिंदगी चल रही थी, तो इसे हम कह सकते हैं जिंदगी आराम से चल रही थी। देखिए खा है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, इसे हम कहेंगे वह चालाक नहीं था।
देखिए अगला है मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इसका होगा मैं इसका समाधान निकाल देती हूँ। देखिए घ है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। इसका होगा उनकी होशियारी बेकार हो गई। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? तो इसका उत्तर होगा लड़की को हम समझदार और बुद्धिमान दोनों कहेंगे, क्योंकि बुद्धिमान इंसान ही समझदारी से कार्य कर सकता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।